गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी। आज हम अपनी सेकंड यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जो सेकंड यूनिट है बहुत अच्छी यूनिट है। सेकंड यूनिट का जो नाम है वो है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। और कहीं ना कहीं हमारी केमिस्ट्री में इस यूनिट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि जो एटम होता है वास्तव में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम एटम की एक स्टोरी पढ़ते हैं, यानी कि आज तक एटम के बारे में क्या क्या डिस्कवरी हुई है और उनकी क्या क्या कमियां रही, किसी भी साइंटिस्ट ने उनमें कौन कौन सी लिमिटेशन लगाई है। बच्चों सुनना जरा ध्यान से। अभी फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने तुम्हें बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। बच्चों 1803 में हालांकि ये 1803 से लेके 1810 तक का ये टाइम था जिसमें डाल्टन ने थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना बच्चों। और डाल्टन ने क्या कहा था अपनी थ्योरी में? डाल्टन ने यह कहा था कि मैटर को बनाने वाला एटम है और मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है? एटम है। यह बात बताई थी डाल्टन ने 1803 के अंदर। लेकिन बाद में एक मॉडर्न थ्योरी भी आई हमारी, उसने क्या कहा था कि एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम से छोटे भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एटम के अंदर एटम से छोटे भी पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन बच्चों वो थ्योरी ये नहीं है कि डाल्टन की थ्योरी के जस्ट बाद आ गई थी, वो बहुत सारी थ्योरीज का कंट्रीब्यूशन थी। जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो उसके बाद वो वाली थ्योरी डेवलप हुई थी। बच्चों अब सुनो जरा ध्यान से। 1803 में डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी। उसके बाद 1869 में एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स। बच्चों विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। और बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैथोड रे की डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हुई यहां से। बच्चों मैंने 9th क्लास में बताया भी था तुम्हें कैथोड रेज के बारे में, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी भी वहां पे स्टडी कराई थी, एक बार देखना तुम उनको वहां पे जाके। अच्छा, यहां से कैथोड रे की डिस्कवरी हुई। बच्चों कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बच्चों कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को स्टडी किया। और जब इनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड रेज जो होती है ना वो पार्टिकल से मिलके बनी है, और वो पार्टिकल जो कैथोड रेज को बना रहे हैं ना, जे थॉमसन ने उन पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। देखना बच्चों यहीं से हुई हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ यहां से? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहीं से हुई है। और बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। किसको जाता है? जे थॉमसन को। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम 1897 में दिया था। ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें बच्चों कुछ बातें बताता हूं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं कुछ बातें बताऊं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है, जिसका मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम या 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम होता है, ठीक है बच्चों।
ये बात है हमारी इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं यहां, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मास हमने पहली यूनिट में भी पढ़ा था, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। जब इलेक्ट्रॉन के मास को हाइड्रोजन के मास के साथ कंपेयर किया गया तो देखो इलेक्ट्रॉन के मास में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, यहां -24 ग्राम। तो एक बात तो सीधी सीधी नजर आ रही है कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैवी है। अब कितना हैवी है ये मैं लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1/1837 times to the mass of an atom of hydrogen। कहने की बात क्या है कि हाइड्रोजन एटम का जो भी मास है उसको 1/1837 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। मैं एक और बात कह सकता हूं यहां से कि ये जो हाइड्रोजन का एटम है ना, इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा हैवी है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? चलो बच्चों, अब सुनो आगे की कहानी क्या हुई। यहां पे आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि इसके बाद 1886 के अंदर 1886 के अंदर साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवरी की एनोड रेज की, एनोड रेज की और कैनाल रेज। एनोड रेज को एक और नाम देते हैं कैनाल रेज। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी को जब स्टडी कर रहे थे गोल्डस्टीन, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि एनोड रेज जो है, जो एनोड रेज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो एनोड रेज है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है, और वो पार्टिकल जो एनोड रेज को बना रहे हैं उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया प्रोटॉन का। यहीं से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। लेकिन बच्चों मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूं, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन को नाम प्रोटॉन 1920 में रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, और रदरफोर्ड ने एक बात कही थी कि चाहे कोई भी एटम हो दुनिया का, उसके पास प्रोटॉन होता है। हालांकि यहां तक ये मानते थे कि प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव। प्रोटॉन का मतलब क्या मानते थे? H पॉजिटिव मानते थे। और आज भी हम प्रोटॉन यही कहते हैं कि प्रोटॉन मींस H पॉजिटिव। क्यों बच्चों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन को 1 एक नंबर होता है, एक ही मास होता है। इसके पास प्रोटॉन कितना है बच्चों? प्रोटॉन 1 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो ये H पॉजिटिव बचा, इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन 0 है, इसका मतलब ये एक प्रोटॉन है। सही बात है ना? अब सुनो जरा आगे की कहानी यहां से क्या है बच्चों। प्रोटॉन के बारे में अगर मैं कुछ बातें बताऊं तुम्हें बच्चों, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 गुलाम। प्रोटॉन का जो मास होता है बच्चों वो होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। और तुम्हें सीधा सीधा नजर आ रहा है हाइड्रोजन का मास भी यही था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो हाइड्रोजन का मास लिखा था वो भी यही था। तो मैं यहां लिख सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास
ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक की बात। चलो बच्चों, ये थी बात प्रोटॉन के बारे में। अब इसके बाद बच्चों 1904 के अंदर, अब देखो बच्चों, हमें यह पता चल गया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है ना। अब हमें यह देखना था कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर किस तरह से अरेंज है, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हमें यह पढ़ना था बच्चों। स्ट्रक्चर के बारे में जो सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था वो थॉमसन ने ही दिया था, और वो बोला जाता था बच्चों थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। बच्चों 1904 में थॉमसन ने दिया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल या रेजिन पडिंग मॉडल, रेजिन पडिंग मॉडल। ठीक है, इसने यह कहा था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, मतलब कि ये जो आउटर एरिया है इस पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद होंगे जो कि प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। और कहा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यह बात बताई थी थॉमसन ने अपने मॉडल में। लेकिन बच्चों इस मॉडल की एक कमी थी, इसकी एक लिमिटेशन थी जिसकी वजह से यह फेल हो गया था, और वो लिमिटेशन थी इट डज नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? ये एक एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने और रदरफोर्ड के कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने मिलकर किया था। रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के स्टूडेंट ने मिलकर किया था एक एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को थॉमसन मॉडल शो नहीं कर रहा था, इसीलिए थॉमसन मॉडल पे लिमिटेशन लग गई। अब हम देखते हैं बच्चों 1904 के बाद क्या हुआ था। 1911 में रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के ही दो स्टूडेंट थे, एक था गार्गर और दूसरा था मार्सडन। ठीक है, ये दोनों ही रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, ये दोनों स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के। ठीक है, इन सब ने मिलके बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया, इन सब ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये हमने तुम्हारी 9th क्लास के अंदर बच्चों पढ़ा था। एक गोल्ड की फॉइल ले लेते थे और वहां अल्फा पार्टिकल की बॉम्बारमेंट करते थे। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बारमेंट करते हैं तो वहां कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो सीधे निकल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साइड में चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वापस भी आते हैं, यानी कि वो सारी ऑब्जर्वेशन वहां हमने पढ़ी थी। लेकिन बच्चों इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से मेनली हमारे पास जो मेन रिजल्ट आया था वो पता क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी बच्चों। ठीक है, यहां से क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन बच्चों इस मॉडल के ऊपर भी एक कमी आई थी, एक लिमिटेशन लगाई थी, और वो लिमिटेशन लगाई थी बोहर ने। एक साइंटिस्ट थे नील बोहर, वो रदरफोर्ड के मॉडल से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल पे क्या लिमिटेशन लगाई बच्चों, मैं यहां बताता हूं तुम्हें। लिमिटेशन जो लगाई थी वो नील बोहर ने लगाई थी। ठीक है, और नील बोहर ने यह कहा था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो लगातार उसकी एनर्जी कम हो रही है, और प्रोटॉन यहां स्टेशनरी है, तो प्रोटॉन की एनर्जी रिटेन है, प्रोटॉन की एनर्जी में किसी तरह का कोई लॉस नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जब लगातार घूम रहा है तो एक्सीलरेशन के कारण उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अगर एनर्जी कम होती जाएगी तो उसका जो ऑर्बिटल है वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं हो सकता। ये लिमिटेशन लगाई थी नील बोहर ने। अब बच्चों इस लिमिटेशन का मेन जो मुद्दा था वो ये था, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा तुम ध्यान से एक बात यहां से। अब नील बोहर ने इसके मॉडल पे लिमिटेशन लगा दी, लेकिन जब लिमिटेशन लगाई तो उसने अपना एक मॉडल दिया, और वो मॉडल उन्होंने दिया 1913 के अंदर। बच्चों वो मॉडल बोला जाता है बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम। और बच्चों आज भी हम बहुत सारी चीजें बोहर मॉडल की पढ़ते हैं, यानी कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसने एक लगभग रियलिटी वाली इमेज दी एटम की, यानी कि एक बिल्कुल रियलिटी के क्लोज स्ट्रक्चर दिया एटम का। आज भी हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में क्वेश्चन भी बनता है एक बोहर मॉडल के ऊपर, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। और सारी चीजें तो हम पढ़ के आ चुके हैं, हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, थॉमसन मॉडल 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन बोहर मॉडल के बारे में हमने यहां पे स्टडी करना है। बच्चों ये एक ऐसा मॉडल था जो बिल्कुल रियलिटी के क्लोज था, क्लोज टू रियलिटी। ठीक है बच्चों, यहां तक इस मॉडल को एक और नाम दिया जाता है बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये नाम क्यों दिया गया ये अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नाम क्यों दिया गया इसको। चलो बच्चों अब सुनो, देखो जरा आगे की बात क्या है। देखो बच्चों, इन सब के अलावा बच्चों 1896 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल एक दिन क्या हुआ, हेनरी बेक्यूरेल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बच्चों यूरेनियम को लेके। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था यूरेनियम को लेके। अब उसने क्या किया, रात काफी हो गई थी, तो हेनरी बेक्यूरेल ने यूरेनियम को एक पेपर पे रख लिया, एक पेपर पे, और उस पेपर को है ना अपने ड्रॉर में एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया। बच्चों फोटोग्राफिक प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जिसपे जैसे ही कोई रेडिएशन टकराता है, कोई रेज टकराती है, तो वो उसकी फोटो ले लेती है, यानी कि पता चल जाता है कि भाई यहां आके कोई ना कोई रेज टकराई है। तो हेनरी बेक्यूरेल ने क्या किया, यूरेनियम को एक पेपर पे फोल्ड करके और उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे रख दिया। सुबह जब उठ के देखा हेनरी बेक्यूरेल ने, तो क्या नजर आया कि वो जो यूरेनियम रखा हुआ था फोटोग्राफिक प्लेट पे, जिस जगह पे, जिस पर्टिकुलर एरिया कवर्ड किया हुआ था यूरेनियम में, उसके नीचे ब्लैक हो गया वहां से बिल्कुल, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट वहां से उस जगह से पूरी तरह से ब्लैक हो गई। अब
हेनरी बेक्यूरेल सोचने लगा कि ये जो यूरेनियम है इसके अंदर से जरूर कोई ना कोई रे आ रही है, कोई रेडिएशन आ रहा है और वो रेडिएशन इसको ब्लैक बना रहा है। बच्चों यहां से डिस्कवरी हुई थी रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी, या मैं बोल सकता हूं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। ठीक है बच्चों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से एक्टिव रेडिएशन छोड़ते हैं स्पॉन्टेनियसली, अपने आप अपने अंदर से एक्टिव रेडिएशन छोड़ते हैं। जैसे यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। बच्चों हेनरी बेक्यूरेल ने यहां से एक और बात पता लगानी स्टार्ट की कि ये जो रेज आ रही है इस सब्सटेंस से, ये एक ही तरह की है या अलग अलग है। तो बच्चों जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने ये देखा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो 3 तरह की रेज को एमिट करते हैं। और वो जो 3 तरह की रेज थी ना बच्चों, एक तो थी अल्फा रेज, एक थी बीटा रेज और एक थी बच्चों गामा रेज। गामा रेज, ठीक है। अल्फा रेज के बारे में अगर मैं बात बताऊं तुम्हें, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है और जस्ट लाइक हीलियम होती है, हीलियम की तरह होती है, यानी कि इनका मास 4 होता है। अच्छा, बीटा रेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिवली चार्ज होती है और जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन होती है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों, गामा रेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये पूरी तरह से न्यूट्रल होती है। ठीक है यहां तक की बात। चलो अब आगे की कहानी सुनो। 1932 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने बच्चों न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया उन्होंने। और बच्चों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की हमें देखना है। जेम्स चैडविक ने क्या किया, बोरोन का एक न्यूक्लियस लिया, बोरोन 511 होता है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बोम्बारमेंट की। अभी अभी मैंने बताया अल्फा पार्टिकल जस्ट लाइक हीलियम, नंबर 2 हो गया, मास 4 हो गया। जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बोम्बारमेंट की तो देखो क्या हुआ, ये जो नंबर है ये ऐड हो गया, 5 और 2 7, और हमें पता है 7 नंबर पे कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। अब देखो यहां पे 5 और 2 7, ये तो ऐड हो गया, लेकिन 11 और 4 15 होता है, लेकिन यहां पे कितना आया, 14। इसका मतलब एक ऐसा पार्टिकल बाहर जाएगा जिसका नंबर तो 0 होगा लेकिन मास 1 होगा। बच्चों ये जो नंबर होता है ना, नीचे जो नंबर होता है, ये मेनली डिनोट किसको करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। और हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है इसके पास ना प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। बच्चों ये जो पार्टिकल यहां से बाहर गया था इसको नाम दिया गया था न्यूट्रॉन का। क्या नाम दिया गया था, न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने। अच्छा बच्चों, न्यूट्रॉन के बारे में अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो न्यूट्रॉन जो होता है चार्ज नहीं होता इसके ऊपर कोई भी। मास की अगर मैं बात करूं तो मास बराबर होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है यहां तक की बात। चलो बच्चों अब सुनो आगे की कहानी क्या थी। आगे की कहानी सुनो बच्चों। बच्चों इन सब के अलावा एक साइंटिस्ट का एक अलग से कोई ग्रुप था जो डिस्कवरी कर रहा था लाइट के बारे में, लाइट के बारे में डिस्कवरी कर रहा था बच्चों। लाइट के नेचर के बारे में डिस्कवरी कर रहा था बच्चों। लाइट के का नेचर कैसा होता है, उसका वेव नेचर होता है या कौन सा नेचर होता है, इसके बारे में डिस्कवरी कर रहा था। लाइट के नेचर के बारे में बच्चों जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और ये वाली थ्योरी ये कहती थी कि जो लाइट है
वो वेव की तरह ट्रेवल करती है। लाइट का जो पाथ है वो कैसा है, वेव की फॉर्म में है। ठीक है, यहां तक बच्चों ये वाली थ्योरी दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। लेकिन बच्चों यहां एक लिमिटेशन थी। ये जो थ्योरी थी ना, ये थ्योरी ये कहती है कि लाइट वेव कैरेक्टर होती है, और लाइट का जब वेव कैरेक्टर होता है तो बच्चों ये तीन फिनोमिना थे जो ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हम बहुत अच्छे से इनकी स्टडी करने वाले हैं बच्चों, अभी तो हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बच्चों तीसरा था स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्पेक्ट्रा। ये तीन ऐसे फिनोमिना थे जिनको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन तीन फिनोमिना को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, यहां तक की कहानी खत्म। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा लाइट जो होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब उसने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए थे जिनकी बदौलत ये प्रूव भी हुआ कि लाइट का वेव कैरेक्टर होता है। लेकिन बच्चों इन सब के अलावा 1901 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्लांक्स। उन्होंने एक थ्योरी दी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी ये, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इन्होंने ये कहा कि जो लाइट होती है, लाइट जो होती है उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है, पार्टिकल। मतलब कि लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ये ऐसे पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है। और हर पार्टिकल एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, और इस पैकेट ऑफ एनर्जी को प्लांक्स ने क्वांटा का भी नाम दिया। किसका नाम दिया, क्वांटा का। और ऐसे जब बहुत सारे क्वांटा इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्वांटम। ठीक है, तो बच्चों इस थ्योरी का नाम था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और जो ये नील बोहर था ना, जिसने रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर लिमिटेशन लगाई थी, कमी लगाई थी, नील बोहर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था। उसको ये वाली थ्योरी पूरी तरह से मतलब रियल लगी, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं लगी। इसीलिए बच्चों बोहर ने अपने मॉडल का नाम भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल रखा। यहां से नाम लिया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, यहां तक की बात। अब सुनो जरा बच्चों, आगे की कहानी क्या है। अब यहां से दो चीजें होने लगी। साइंटिस्ट का एक ग्रुप ये कहने लगा कि लाइट का वेव कैरेक्टर होता है, एक ग्रुप ये कहने लगा कि लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर होता है। दोनों ने अपने अपने प्रूफ भी दिए, अपने अपने एविडेंस भी दिए। जैसे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल यानी कि इलेक्ट्रो वेव थ्योरी में दो फिनोमिना होते हैं, एक इंटरफ्रेंस और एक डिफ्रैक्शन। पढ़ेंगे हम इनके बारे में। इन्होंने ये दो फिनोमिना दिए, और ये फिनोमिना देने वाले भी दो साइंटिस्ट थे, और दोनों ब्रोदर थे, जर्मर और डेविएशन। जर्मर और डेविएशन, इन दोनों ने इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो किया। और बच्चों इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन का फिनोमिना वो ही शो करता है जिसके अंदर वेव कैरेक्टर होता है। बच्चों अगर लाइट इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो कर रही है, इसका मतलब लाइट का वेव कैरेक्टर होता है। ठीक है, और बच्चों प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने इन तीनों फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जो कि वेव थ्योरी की लिमिटेशन थी। इसका मतलब लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, लाइट वेव कैरेक्टर भी शो कर रही है, पार्टिकल कैरेक्टर भी शो कर रही है। बच्चों इन दोनों थ्योरी को कंबाइन करके लगभग 1924 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डी ब्रोगली। बच्चों डी ब्रोगली ने एक फिनोमिना दिया, डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट। डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट,
कि लाइट का जो है वो डुअल कैरेक्टर होता है। डुअल कैरेक्टर का मतलब लाइट वेव की फॉर्म में भी होती है और लाइट पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है। ठीक है बच्चों, यहां तक यानी कि 1924 में तो ये बात तय हो गई कि लाइट के पास दोनों कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो वेव कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो पार्टिकल कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है। बच्चों इसके बाद 1926 में एक साइंटिस्ट आए स्क्रोडिंगर, और बच्चों स्क्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी। उस इक्वेशन के बेस पे हमारे पास केमिस्ट्री में ऑर्बिटल्स की डिस्कवरी हुई। तुम जानते हो ना ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना? यहीं से बच्चों 1926 में ऑर्बिटल्स की डिस्कवरी हुई। और ऑर्बिटल की डिस्कवरी के बाद बच्चों हमारी केमिस्ट्री में आए क्वांटम नंबर्स। क्या आए? क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं अभी बताता हूं मैं तुम्हें क्वांटम नंबर के बारे में। बच्चों ये वो नंबर होते हैं जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये वो नंबर होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वांटम नंबर मेनली 3 फिनोमिना के ऊपर बेस्ड था। एक था पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा था बच्चों हंट्स रूल, और तीसरा था बच्चों अब्बा प्रिंसिपल। और तुम्हें है ना अभी मैं केवल ये बेसिक बता रहा हूं, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि हंट्स रूल क्या होता है, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, बोहर का मॉडल क्या होता है, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट क्या था, कैसे दिया, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हमने केवल ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। ठीक है बच्चों, इसको समझना अच्छे से कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर एटम से रिलेटेड जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल थे सब कुछ कब और कैसे आए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।